नमस्कार दोस्तों। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय फ्लैगशिप कार्यक्रम में विस्तारपूर्वक चर्चा करने हेतु रायपुर दूरदर्शन द्वारा इस विशेष प्रस्तुति में मैं एजाज कैसर आपका सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि सर्वविदित है, हमारे देश में विभिन्न धर्म के मानने वाले लोग निवास करते हैं। कई भाषाओं को बोलने वाले समुदाय का रहन सहन होता है। हमारे संविधान में सभी धर्मों की समानता का जिक्र है। हमारे संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकार, उनके विकास, उनके कल्याण को सुनिश्चित करने का प्रावधान भी उल्लेख है। हमारे देश में अल्पसंख्यकों में मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, पारसी एवं बौद्ध अल्पसंख्यक धार्मिक अल्पसंख्यक श्रेणी में आते हैं। समय समय पर सरकार इनके हितों की, इनको वेलफेयर के लिए अनेक कदम उठाते हैं। इसी तारतम्य में प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम आगाज हुआ। केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों के अधिकार और उनके उत्थान के लिए सदैव सजग है। इन्हीं सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए आज हम अपने दूरदर्शन स्टूडियो में चर्चा हेतु छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के सचिव श्री M.R. खान साहब हमारे बीच में हैं। आपका बहुमूल्य समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्री खान साहब, जब से छत्तीसगढ़ निर्माण हुआ है तब से अल्पसंख्यक विभाग में विभिन्न पदों पर रहते हुए अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं खान साहब से ये जानने की इच्छा रखता हूँ और हमारे काफ़ी दर्शक शायद एक जिज्ञासावश ये उनके प्रश्न उनके जहन में आता होगा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य और उद्देश्य से लाभान्वित तक कैसे इसको क्रियान्वयन किया जाता है, कैसे इसमें लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए सरकार प्रयत्नरत है और कैसे इसके मंशा को हम पूरा कर सकते हैं। खान साहब, ये बताइए कि कार्यक्रम सरकार एक पारदर्शिता के साथ साथ एक अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करती है जी कि हमने जिसको हमने कुछ कार्य सौंपा है या कुछ नियम कायदे कानून बनाए हैं, उसके नतीजे में हमारे पास कितने उसके रिजल्ट्स आए हैं, कौन क्या कैसे कहाँ कब कितना कर रहा है, ये सब चीज़ें। तो उस परिप्रेक्ष्य में क्या कोई ग्रीवेंसेस कोई नंबर है, कोई टोल फ्री नंबर है या कुछ ऐसा चीज़ें हैं जिससे कि एक जो इसमें बेनिफिशियरीज़ है, जो लाभान्वित समुदाय है, जो उसमें अल्पसंख्यक वर्ग है, वो उसको असेस कर सके, जांच सके, परख सके, समझ सके? जी हाँ, उस भारत सरकार द्वारा एक टोल फ्री नंबर 180 शुरू किया गया है जी। तो वहाँ से पूरी जानकारी वहाँ से भारत सरकार से मिल सकती है। जी हाँ जी। और जो इस हर स्टेट के लिए अल्पसंख्यक जो विभाग होता है, अल्पसंख्यक विभाग उसका नोडल होता है और जो भी बजट भौतिक लक्ष्य जो रखा जाता है, हाँ। वो भौतिक लक्ष्य में वही 25% और 15% के तहत जी निर्धारण वित्तीय खर्च करने के लिए रखा जाएगा। जी। जो भी राशि आवंटित की जाती है उस राशि से 15% अल्पसंख्यक समुदाय के लिए खर्च किया जाए। जी। तो सर, जैसे आपने प्रचार प्रसार की बात की, आप करते हैं, तो इसमें जो मेरा अपना जो तजुर्बा ये है कि इसमें मीडिया को बहुत ज़्यादा इसमें जो है रोल नहीं दिखता है। इसको मीडिया में इसको रोल को और प्रशस्त करने के लिए आप क्या समझते हैं कि कैसे रोल इसको निभाया जा सकता है? मेरा कहने का मतलब है, जैसे सरकारें अपने कार्यक्रम चलाती हैं, उस कार्यक्रम में एक सक्सेस स्टोरीज होता है, सफलता की कहानी। तो सफलता की कहानियाँ का क्या ऐसा कुछ आप लोगों के को एक रूपरेखा तैयार किया है कि ताकि और लोग इससे वो हो करके इनकरेज होकर के, इससे प्रभावित होकर के इस कार्यक्रम को और इसको रोशन कर सकें?
इसके लिए हम छत्तीसगढ़ में एक जो है योजनाओं की जो भी इसके प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम के साथ साथ जो जितनी भी योजनाएं चल रही हैं भारत सरकार की, छत्तीसगढ़ शासन की, तो ये सब के लिए हर जिले में एक अल्पसंख्यक आयोग जो है एक समीक्षा करता है। तो समीक्षा के समय पर जिलों में एक जब समीक्षा की जाती है तो उस समय पर वहाँ पर जो उस विभाग के जिस विभाग का रहता है, जो विभाग बताते हैं कि भाई ये अच्छा कार्य हुआ है, वो हुआ है, तो उनसे वो रिपोर्ट मांगा जाता है अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा, और आयोग के द्वारा मांगने के बाद उसको सर्चिंग करके सब बैठक करके और उसको सेलेक्ट किया जाता है। फिर वो जनसंपर्क के विभाग से उसका प्रचार प्रसार किया जाता है। उसमें पूरी कोशिश की जाती है। हमारे दर्शकों को बताएं कि कार्यक्रम में मुख्य कौन सा ऐसा क्षेत्र है और कौन कौन से कार्यक्रम है जिससे कि वो लाभान्वित हो सके। जी हाँ, जी। इसमें जो है आप बहुत अच्छे योजनाएं आई हैं, जैसे कि नई उड़ान आई है। नई उड़ान में जो भी बच्चे अल्पसंख्यक समुदाय के हैं वो पीएससी देना चाहते हैं, यूपीएससी देना चाहते हैं, स्टेट पीएससी देना चाहते हैं, वो उनके लिए विशेष सुविधा दी गई है। वो पहला जो एग्ज़ाम होता है वो पास हो जाते हैं तो दूसरे एग्ज़ाम के लिए उनको विद्यार्थियों के लिए तैयारी के लिए इसमें इस तरह से नई उड़ान के तहत उनको सहयोग किया जाता है। दूसरा एक आता है पढ़ो प्रदेश। तो पढ़ो प्रदेश में ये रहता है कि कोई भी स्टूडेंट अल्पसंख्यक समुदाय के लोग विदेश जाके पढ़ सकते हैं। तो जो भी लोन लेंगे उस लोन का जो ब्याज होगा वो ब्याज शासन द्वारा भरा जाता है उसको। जी। इसके मौलाना आज़ाद जो है वो भी स्थापित किया गया है। अभी मौलाना आज़ाद में बहुत सारी स्कीमें शुरू की गई हैं। वहाँ महिलाओं के लिए 11वीं 12वीं की बच्चियों के लिए उनको भी फीस जो है उनको भी छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अलावा वहाँ पर पहली से लेकर और कॉलेज तक स्थापित करने के लिए, भवन बनाने के लिए भी पैसा दिया जाता है मौलाना आज़ाद में। और वहाँ पर हर लैब खोलने के लिए, हर छोटे छोटे पार्ट के लिए अलग अलग पैसा निर्धारित किया गया है इस स्कीम के तहत। और इसके बाद इसमें और भी आता है आपका कि आर्थिक सशक्तिकरण। जी हाँ। तो आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कौशल विकास योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत सीखो और कमाओ, ये है अल्पसंख्यकों के लिए पहल किया गया है। विकास के लिए परंपरागत शिल्पा कौशल जो और प्रशिक्षण का उन्नयन उस्ताद जो है, ये उस्ताद के रूप में जो भी चीज़ है इकट्ठा है उसको हम एक संधारित करने के लिए ये इस योजना को लाई है भारत सरकार के द्वारा। इसके बाद आया है एक नई मंजिल। ये अल्पसंख्यक समुदाय के युवा के लिए शिक्षा के लिए ये जो है योजना लाई गई है। तो इसके साथ साथ एक इसमें ऋण योजना के लिए राष्ट्रीय वित्त विकास निगम बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो राष्ट्रीय वित्त विकास निगम जो है भारत सरकार जो है हर राज्यों को पैसा देता है। पैसा देने के बाद इसको 6% इंटरेस्ट में 6% इंटरेस्ट के बाद वो फिर वापस लेते हैं। तो अब राज्य सरकार को नोडल अधिकारी बनाया जाता है और राज्य सरकार जो है पैसा लेने के बाद सभी अल्पसंख्यक समुदायों को जिलों में निर्धारित कर देते हैं और जिलों में निर्धारित करके उनको ऋण बांटा जाता है और वो अपना स्वरोजगार योजना शुरू करके उसको वापस करते हैं। इसके तहत जो है महिलाओं के लिए एक नई रोशनी योजना शुरू की गई है। इसके नेतृत्व के लिए ग्रुप बना के वो एक प्रशिक्षण करना, उनका अपना एक बिजनेस कराने के लिए ट्रेनिंग देना, इसके लिए नई उड़ान जो है शुरू किया गया है। एक हमारी धरोहर भी योजना शुरू की गई है अल्पसंख्यक समुदाय के लिए। अल्पसंख्यक के विरासत में संस्कृत को संरक्षण करने के लिए पुरानी चीज़ें जो भी चीज़ें हैं उनको कहीं पर भी इकट्ठा करके उसके लिए एक वो जो है एक अमाउंट दिया जाता है, तो वो उसको संधारित कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। इस खान साहब मैं आपको क्षमा करें, मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ। ये जो इसने जो आपका जो प्रोग्राम है बहुत सारे, ये क्या दूसरे विभाग में भी इसका कन्वर्जेंस होता है क्या? जैसे दूसरे विभाग में भी इसका फंड एलोकेशन के गुंजाइश है या दूसरे विभाग से आप कुछ इस तरह का समर्थन ले सकते हैं? जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया, जैसे आपने बताया महिलाओं के लिए, युवाओं की कोचिंग का हो गया, तो ये एक्सक्लूसिवली आप मैंने 15 सूत्री कार्यक्रम तहत ही होगा या इसको कन्वर्जेंस में भी ला सकते हैं हम? इसमें सर भारत सरकार ने क्या की है कि जो बजट लोकेशन जारी करता है
भारत सरकार ने किसी भी विभाग को लोकेशन जारी करता है तो उस विभाग को वो 15% अल्पसंख्यकों के ऊपर जो है खर्च करने के लिए वहाँ से मापदंड निर्धारित किया जाता है। अच्छा, जैसे महिला बाल विकास है, महिला बाल विकास की सब योजनाओं में अल्पसंख्यकों की सहभागिता होनी चाहिए और वो 15% होनी चाहिए। उसको जो भी पैसा अलॉटमेंट हो रहा है उसमें 15% अल्पसंख्यकों के ऊपर खर्च करना चाहिए। अभी जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई है, पहले इंदिरा गांधी आवास योजना थी, उसको बदल के है वो आवास योजना जो है दो तरह से, एक ग्रामीण में है और एक शहरी क्षेत्र में है। तो वहाँ पर भी अल्पसंख्यकों के लिए अलग से निर्धारित होता है, घर बनाने के लिए भी अल्पसंख्यकों के लिए कि उसमें से जो भी पैसा आता है उसमें से 15% में इतने लोगों को अल्पसंख्यकों को घर बनाया जाएगा। अच्छा, मैंने 15% के लिए उनका निर्धारित किया हुआ रहता है। अच्छा, ये भारत सरकार द्वारा किया जाता है। अल्पसंख्यक वर्ग में आप इतने सालों से अल्पसंख्यक विभाग से जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है कि ये कार्यक्रम जो आया है इसकी जानकारी लोगों के बीच में जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो कितनी है और लाभ कितना उनको उन तक पहुँच पाया है अब तक? अब पहले से तो अभी थोड़ा सा हो रहा है, स्पीड पकड़ रही है, लोगों को जागृत आ रही है, लोगों को वो आ रहा है। अब सभी योजनाएं जो भारत सरकार की ऑनलाइन कर दी गई हैं, भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो सब ऑनलाइन हो गई हैं। तो इसलिए ऑनलाइन होने के कारण उनको समय सीमा दिया जाता है। उस समय सीमा में सब जब तक लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरना, ऑनलाइन अप्लाई करना, ये इसके लिए प्रोत्साहित करना रहता है और कर रहा है। छत्तीसगढ़ में इसकी पूरी सेमिनार आयोजित किया जाता है, बताया जाता है, सर्कुलर जारी किया जाता है। जो मैं समझ पाया हूँ कि कार्यक्रम आते हैं, सरकार की मंशाएं भी अच्छी होती है, लेकिन ये अति आवश्यक है कि हम इस कार्यक्रम में एक अपनी सार्थकता बताएं, इस कार्यक्रम में हम अपनी एक सहभागिता निभाएं, तभी इस कार्यक्रम का अर्थ निकल पाएगा, तभी ये कार्यक्रम सार्थक हो पाएगा। तो ये जो मिसिंग गैप है जिसमें कि सहभागिता की कमी है, इसमें जो आपने बताया प्रचार प्रसार की अति आवश्यकता बनी हुई है। इसमें एक फीडबैक सेशन होता है कि आपका कि हम विभाग के बीच में जो समिति बनती है, रिपोर्ट बनता है, उसमें कुछ फीडबैक सेशन होता है कि आपका? आपसे वही बताया ना कि हर जिलों में एक समीक्षा की जाती है। कलेक्टर की उपस्थित में कलेक्टर। ये समीक्षा किस तो जितनी योजनाएं होती है, कितने अंतराल में होती है समीक्षा? ये वही 6 महीने 1 साल। अच्छा, मतलब एक सभी जिले रहते हैं तो सभी जिलों में जाना पड़ता है। तो वहाँ पर यही सब बिंदुओं में विभाग से पूछा जाता है कि आपने कितने सेमिनार लगाए, आपने कितने अल्पसंख्यकों के लिए फॉर्म भरवाया गया, आपने क्या क्या अल्पसंख्यकों के लिए क्या क्या किया गया। अभी बहुत सारा सुधार आया है। सबसे पहले क्या था कि हर विभाग के द्वारा ये बोला जाता था कि अल्पसंख्यकों के लिए योजना ही संचालित नहीं है, कोई भी योजना। जी खान साहब, ये मैं समझ गया। देखिए साथियों, जैसा कि खान साहब ने बताया, कार्यक्रम की रूपरेखा उन्होंने पूरा वर्णन किया। हमें चाहिए कि हम केंद्र और राज्य सरकार की जो भी स्कीम, जो भी कार्यक्रम निर्धारित होते हैं, आज जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं, हमारी उसमें सहभागिता सुनिश्चित हो। किसी ने बड़ा शानदार कहा है, सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं के शहर, चलना ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। आप साथियों, दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए मैं पुनः आपसे धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।